किसान भाइयों नमस्कार। आज की चर्चा थोड़ा सा गंभीर है। उसका सार इतना ही है कि जब हम समझने पर ज्यादा जोर देते हैं तो उसका अर्थ ये है कि हमने प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था को समझकर प्रयास करने का एक मन बना लिया है। लेकिन अभी तक हमारे मन में लाभ की दृष्टि ज्यादा है। हम हर चीजों को जब तोलते हैं तो उसमें यही देखते हैं कि इसमें ज्यादा आमदनी कैसे होगी। ये भी अच्छी बात है, लेकिन प्रकृति में समृद्धि और हमारी दृष्टि में लाभ दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन आज का विषय यह है कि हम यदि लाभ की दृष्टि से भी प्रकृति की व्यवस्था को समझकर कुछ करना चाहें तो जैविक खेती में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और आपको यह भी स्पष्ट होगा कि हम जिस फसल को प्रमुख फसल मान रहे थे, आय की दृष्टि से वो प्रमुख नहीं थी, बल्कि प्रमुख फसल दूसरी ही थी। और ऐसा कई बार उत्पादन के स्तर पर भी देखने को मिलता है। तो जब भी हम एक फसल में उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करते हैं वो एक अलग तरीका है, लेकिन जब हम विविधता में अनेक फसलों को साथ लगाकर उत्पादन बढ़ाने की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर कम जगह में कई बार कुछ फसलों से अधिक उत्पादन मिलता है। और यह देखने को मिला है कि जिन पौधों का विस्तार और आयु ज्यादा होती है उनसे हमें लंबे समय में ज्यादा उत्पादन मिलता है। इसलिए प्रमुखता में किस फसल को आय की वृद्धि से ज्यादा महत्व दिया जाए ये कोई निश्चित बात नहीं है। आम की बागवानी में और अन्य फलदार पौधों की बागवानी में कुछ लोगों ने अच्छे तरीके से इन बातों को समझा भी है कि एक पौधा कितना उत्पादन दे सकता है, कितनी जगह लेगा। और उसी प्रकार से सब्जियों में भी लोगों ने इसकी पहचान की है। तो किसानों के अलग अलग प्रयोगों के द्वारा ये देखने को मिला कि जब भी हम प्रबंधन की दृष्टि से खेती को देखेंगे तो हमारा ध्यान लागत से ज्यादा उत्पादन वृद्धि, फसलों का चयन, उनको पूरकता में लगाए जाने का नियम, उससे निकलने वाला उत्पादन, उसके लिए बिक्री, उसके लिए प्रोसेसिंग या उससे पैसा अर्जन करने का क्या तरीका हो सकता है। तो किसान भाइयों, सम्मानजनक तरीके से अच्छे से अच्छा लाभ कमाने का अवसर भी खेती में है। लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से समझते हैं तो खेती में उत्पादन गुणात्मक होने का संकेत कुछ और ही है, और वह है समृद्धि का सूत्र। समृद्धि का मतलब है कि एक दाना अनेक दाने में बदल जाता है और थोड़े से पुरुषार्थ में बहुत बड़ा उत्पादन होता है और मनुष्य में अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा श्रम रहता है उत्पादन करने के लिए। तो ये सब चीजों का संकेत यह है कि खेती कोई थकावट का काम नहीं था, कमजोरी का काम नहीं था। लेकिन जब हम उसको पूरी तरह नहीं समझेंगे और केवल लागत बनाने पर ही घूमते रहेंगे तो खाद बीज दवाई के चक्कर में फंसकर गोल गोल घूमना खेती नहीं है। खेती में ये आवश्यकताएं हैं, लेकिन ये प्राथमिकताएं नहीं है। खाद बनाना, दवाई बनाना ये प्राथमिकता नहीं है, ये सहयोगी कार्य है। आवश्यकता बनने पर इनका प्रयोग होता है। लेकिन मूल बात यह है कि मैं अपने खेत की सही नापतोल करते हुए विविध फसलों को साथ साथ कैसे लगाऊं ताकि फसलें पूरकता में कैसे काम करेंगी, विविधता में कैसे होंगी और उससे उत्पादन का घनत्व कितना बढ़ेगा और नैसर्गिक नियंत्रण के साथ में खरपतवार, कीड़े, बीमारियों का नियंत्रण और गुणवत्ता कैसे अपने आप में बढ़ेगी। तो मोटे तौर पर प्रकृति की व्यवस्था को समझना ही हम सबसे श्रेष्ठ कार्य इसलिए खेती का मानते हैं कि वहां पर हमको अलग अलग फसलों से अलग अलग समय में अलग अलग तरीके का उत्पादन भी मिलता है। और कई बार तो ये देखने में भी आया कि जब हमने गन्ने के साथ हल्दी की शुरुआत की थी तो हम गन्ने को ही प्रमुख फसल मानते थे। गन्ने की अवधि लगभग 1 वर्ष कम ज्यादा रहती है। हल्दी की फसल 8 महीने की फसल थी। तो जब हमने बराबर क्षेत्र देकर हल्दी और गन्ने की खेती प्रारंभ की तो साथियों पता लगा कि 1 एकड़ में गन्ने का उत्पादन औसतन जितना किसान ले रहे थे 300 कुंटल, 250 कुंटल इस तरीके का चलता रहा। लेकिन उसी जमीन में हमने देखा कि 40 से 45 कुंटल तक हल्दी हमको मिली।
लेकिन जब हल्दी का प्रोसेसिंग करने के बाद में हमने उसका रेट देखा और उससे जो हमको आय हुई तो पता लगा वो गन्ने से बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर ध्यान ये गया कि आय की दृष्टि से प्राथमिकता अलग फसल है, और जबकि हमने जो हमारा ध्यान में गन्ने पर ज़्यादा कार्य होता था, गन्ने के लिए ज़्यादा पानी का ध्यान, खाद का ध्यान या जो भी क्रियाएं करना है वो गन्ने के लिए ज़्यादा करते थे। हल्दी के बारे में तो कुछ करते नहीं थे, क्योंकि बाद में ये भी पता लगा कि हल्दी में जो घास होती है गर्मी के मौसम में वो भी हल्दी के लिए पूरक है। उससे हल्दी का तापमान नियंत्रित रहता है और उसकी बढ़वार भी ठीक होती है। तो पता ये लगा कि प्रकृति के नियम को समझकर भी यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था को की दृष्टि से फसलों को देखना शुरू करेंगे तो हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, और धीरे धीरे पता लगा कि हम गन्ने की खेती के साथ हल्दी की खेती करते करते और हल्दी को प्राथमिकता में ले आए। फिर उसी के साथ साथ अभी हमने देखा कि जब लहसुन की खेती हम 3-4 वर्ष से की, प्याज की खेती की शुरुआत की, तो पता लगा कि क्षेत्रफल के आधार पर प्याज और लहसुन से भी गन्ने से ज्यादा आमदनी है और कम समय में मिलती है। तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत यह है कि कई बार हमारी मान्यताओं में कुछ ऐसी गहरी चीजें बैठ जाती हैं कि जिनको ही हम अपनी आमदनी का जरिया बना लेते हैं और दूसरी फसलों पर इतना ध्यान नहीं देते, जबकि दूसरी फसलें कम समय में, कम लागत में और बहुत थोड़ी क्रियाओं के आधार पर कई बार अच्छा पैसा दे देती है, और पूरकता में वो जो फसल आप जिस फसल को मुख्य मानते रहे उसका भी वो पोषण करती है। तो कई किसान भाइयों का ये सवाल था कि पूरकता में जब हम विविधता को अपनाएंगे तो प्राथमिक फसलें कौन कौन सी होंगी जिनसे हमको ज्यादा फायदा मिलेगा। ये सवाल आपका जायज है, लेकिन उसका उत्तर यही है कि जितनी लंबी समय तक, जितने विस्तार के साथ पौधे अपनी आकृति में उत्पादन देते हैं वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन भी देते हैं और उनसे लाभ भी ज्यादा अर्जित होता है। इस प्रकार खेती जो सीजनल खेती से ऊपर उठकर हमको जो बहुवर्षीय फसल प्रणाली को खेत में लगाना बहुत जरूरी है, और बहुवर्षीय फसल प्रणाली को लगाते समय हम बड़े वृक्षों को, छोटे वृक्षों को और अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाले, जड़ी बूटी, पशुओं के लिए चारा, इमारती लकड़ी, सभी चीजों को ध्यान देते हैं तो एक से एक अच्छी चीजें उभर कर सामने आती हैं। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि मिलिया डूबिया या उसको मालाबार नीम भी बोलते हैं, और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से हमने अब से 20-25 साल पहले से इस पौधे पर कुछ काम किया और अपने खेत पर लगाकर कई बार इसको काट कर देखा है। अब गुणात्मक उत्पादन में मैं कई बार इन चीजों का जिक्र करता हूं कि मात्र 25 रुपए का एक पौधा लगाकर हम 10 वर्ष में यदि 10,000 से लेके 15,000 और 20,000 तक भी उस पौधे की कीमत हो सकती है। बहुत संभावनाएं हैं। मैंने तो एक पौधा काटा है, वो उसका कीमत 25,000 तक भी निकली है। तो ऐसी स्थिति में ये सवाल अंदर से उठता है कि 25 रुपए को 10 वर्ष में 20,000 में बदलने का यदि कोई उत्पादन का नियम प्रकृति में है तो फिर हमारा ध्यान केवल गन्ने पर क्यों रहता है, या हमारा ध्यान केवल गेहूं और धान पर क्यों रहता है। मैं किसी भी फसल के विरोध में नहीं हूं, लेकिन किसानों को इस बात पर तो ध्यान देने की जरूरत है कि हम खेती केवल उत्पादन बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं या अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए। यदि आमदनी बढ़ाने के लिए करेंगे तो आपके लिए उत्पादन से आमदनी के अनेक रास्ते खुलते हैं, अनेक फसलें आप बदल सकते हैं, आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं, आप जैविक खेती के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। आपके रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन साथियों जरूरत यह है कि हम जिस तरफ भी बढ़ें उस बात को पूरी अच्छाई के साथ समझें, और अच्छाई के साथ, बिल्कुल सच्चाई के साथ, वास्तविकता के साथ यदि हम चीजों को समझ लेते हैं तो उसमें मेहनत भी कम होती है और लागत भी कम होती है। कम के लिए मैं नहीं कहूँगा, बल्कि लागत भी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में यदि आप देखेंगे तो रास्ता बहुत सुंदरता से निकलता है। आपके सवाल का उत्तर में देने की कोशिश की और इस पर आप विचार करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप सभी के लिए शुभकामना, प्रणाम।